हेलो एवरीवन, माय नेम इज शानू कुमार सिंह। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं पीएसयू स्टॉक्स विद द हाई डिविडेंड यील्ड के बारे में। जिस कंपनी की जनरली मैं डिविडेंड यील्ड एक्सप्लेन कर देता हूं क्या होता है, और यदि आप इसके पे डिटेल्स वीडियो चाहते हो तो मैं ऑलरेडी इस पे बना चुका हूं कि डिविडेंड्स क्या होता है, रिकॉर्ड डेट क्या होते हैं, एक्स डेट क्या होते हैं। ये सारी चीज़ों पे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को जाकर के डिविडेंड से रिलेटेड हर एक चीज़ों के बारे में वहाँ डिस्कशंस किया हुआ है। हर एक टॉपिक्स वहाँ डिस्कस किया डिटेल्स में, उसमें आप जाकर देख सकते हो। जनरली आप यहाँ पे सिंपल समझो कि डिविडेंड यील्ड का जो डेफिनेशंस होता है, एनुअल डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय करंट शेयर प्राइस। तो जनरली जिस कंपनी का डिविडेंड यील्ड सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, वो आपको सबसे ज़्यादा पर शेयर डिविडेंड पे करती है। बस आप शॉर्ट में ये चीज़ जान लो। तो मैं टॉप 9 पीएसयू स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ, जो काफ़ी अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड देते हैं आपको। और यदि आप उसमें जो भी अमाउंट्स आप उसमें लगा रहे हो डाइवर्सिफाई करके डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में, तो आपको ईयरली अराउंड 10 to 12% ईजिली रिटर्न्स मिल जाएगा। प्लस यदि स्टॉक्स रन कर गया, ठीक है, तो वो आपके लिए वहाँ पे बोनस है। तो उसमें फर्स्ट स्टॉक है जो पीएफसी है, राइट। उसमें यदि आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स पे जाके सर्च करोगे तो वहाँ पे आएगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, राइट। उसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 10.54 है। और स्टॉक्स में यदि आप इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो चाहते हो तो मैं आने वाले वीक्स में पीएफसी के ऊपर डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा कि आपको किस लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एज पर अभी जो चार्ट्स पे लेकर चलूं तो अभी राइट टाइम नहीं है पीएफसी में इन्वेस्टमेंट करने का। स्टॉक करेक्शंस दे सकता है लगभग 120 के लेवल्स पे, राइट। तो इसमें बेटर जो पोजीशन से एंट्री का वो आप 120 121 के जोन में कर सकते हो। और ये एक अच्छा खासा डिविडेंड देता है 10.54 का। तो यहाँ पे आप ईयरली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप 12 to 13% इजीली रिटर्न्स निकाल सकते हो। और यदि सही लेवल्स पे आप एंट्री करते हो तो और अच्छा खासा ग्रोथ इस स्टॉक में आपको मिल सकता है। सेकंड स्टॉक है जो आईओसी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इसका डिविडेंड यील्ड बहुत हाई है, ये 16.3 का डिविडेंड यील्ड आपको प्रोवाइड करती है। तो इसमें आप, और ये एक स्टेबल स्टॉक्स भी है। यदि आप आईओसी के चार्ट्स पे जाओगे तो आई थिंक इसे मैंने प्रीवियस वीडियो जो मैंने टॉप 10 स्टॉक्स फॉर द 2023 बनाया था, उसमें मैंने सारे स्टॉक्स को मिक्स किया था, लाइक एनर्जी सेक्टर्स, मेटल, आईटी, ऑटो, रियल एस्टेट्स। और मैं ये ध्यान रखा था कि यदि कहीं पे ऊपर नीचे शेयर्स में होते हैं, आपके अगेंस्ट में जाते हैं, तो उसको फुलफिल जो होगा आपको डिविडेंड से कर दिया जाएगा। तो आईओसी अभी बहुत सही लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट के लिए भी करंटली इसकी वैल्यू 76.50 चल रहा है। और मैंने इस स्टॉक्स को आपको जो प्रीवियस वीडियो में था 73.60 के आसपास दिया था। और जो इसका टारगेट है वो लगभग 120 के जोन्स का है, राइट। तो यहाँ पे आप यदि स्टॉक्स में देखोगे तो जिस लेवल से बाइंग मिल रहा है, यदि आप अभी लेट भी हुए हो तो आपको लगभग स्टॉक से 50% के आसपास का, 58% के आसपास का रिटर्न आपको मिलेगा। प्लस डिविडेंड यील्ड पर शेयर 16.3 का है। तो ये आपके इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेटर स्टॉक्स में से एक है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी भी है। नेक्स्ट स्टॉक है गेल, राइट। गेल इंडिया एलटीडी। इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 10.88 का है। और इस स्टॉक्स का यदि मैं करंट लेवल्स देखूं कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं, तो मैं चेक कर लेता हूं कि इसका करंट प्राइस क्या चल रहा है और ये इन्वेस्टमेंट के लिए सही पोजीशंस पे है या नहीं, आपको किस लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसका भी हम लोग पर देख लेते हैं। स्टॉक करंटली देखो, इस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जब स्टॉक 100 के ऊपर निकले तो आपको एक अच्छा खासा स्विंग्स मिलेगा। और ये चांसेज है कि ये स्टॉक्स आने वाले टाइम में, बहुत कम टाइम में, नियर बाय आपको 137 138 ये जो जोन आपको दिखाई दे रहा है, लगभग आप प्लान कर सकते हो फॉर द 133 to 135 लेवल्स, राइट। और अभी इसका जो करंट वैल्यू चल रहा है वो लगभग 96 का है, राइट। तो यहाँ से यदि आप रिटर्न्स का परसेंटेज देखोगे
तो आने वाले 1 ईयर्स में आपको नियर बाई यहाँ पे 30% के आसपास 36% का रिटर्न मिल सकता है, प्लस डिविडेंड तो स्टॉक से मिलेगा ही। तो आप ये कैलकुलेट करते हो कि यहाँ पे ये डिविडेंड यील्ड लगभग 10.88 दे रहा है। यदि 20% भी आपको यहाँ से रिटर्न्स मिल जाता है तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न्स प्राप्त होगा, जो एफडी प्लस जो भी आप म्यूचुअल फंड एसआईपी करवाते हो उससे बहुत ज़्यादा है, राइट। नेक्स्ट स्टॉक है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट, सेल। तो यदि हम सेल के चार्ट को देखें तो जनरली सेल एक स्टेबल्स कंपनी भी है, और आप जानते हो पीएसयू स्टॉक से तो लोगों को पब्लिक सेक्टर्स का भरोसा इसमें ज़्यादा है कि कम से कम पैसा तो नहीं डूबेगा, है ना। ग्रोथ कम मिले चलो चलता है मार्केट में। अभी ये जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड्स में ही चल रहा है। यदि आप देखोगे यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो जनरली स्टॉक से भी डाउन डाउन ट्रेंड में ही है। तो आप वेट करो एटलीस्ट ये 92 93 के ऊपर निकले तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो तो वो सेफेस्ट होगा। ऐसे यदि आप इस स्टॉक्स में टाइम देना चाहते हो तो आप करंट पोजीशंस पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक्स में जब फॉर्मेशंस देखोगे तो यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न्स बना हुआ है। और यदि मैं वीकली चार्ट में देखो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के पहले ये डिसाइड कर लो कि आप इन्वेस्टमेंट का पीरियड क्या रखना चाहते हो। बहुत लोग होते हैं इन्वेस्टमेंट आज कर लिए, 1 महीने के बाद देखे स्टॉक्स डाउन है तो पैनिक हो जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कर रहे हो तो भाई सबसे पहले लर्निंग्स आपको करनी पड़ेगी। विदाउट लर्निंग आप एक पैसा मार्केट से नहीं बना सकते, और ये आप सभी लोगों से सुनते ही हो। तो इसमें आप कर सकते हो इन्वेस्टमेंट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, इसका चार्ट सही है। और आप यदि देखोगे तो ये 2020 का जो क्रैश जहाँ से हुआ था उसमें इसकी वैल्यू 51 के आसपास चल रहा था, और इस मार्केट ने यहाँ से 151 का हाई लगाकर अपने टॉप लेवल से अराउंड देखोगे तो करेक्शंस अच्छा खासा लगभग 44% का करेक्शंस दिया है। तो जनरली ये देखा जाता है कोई भी स्टॉक्स यदि मार्केट में अपना ऑल टाइम हाई लगाता है तो यदि वो स्टॉक ज़्यादा स्टेबल से तो नियर बाय अपने हाई से 30-35% का तो करेक्शंस करता है। और ये जो मीडियम रेंज के स्टॉक्स हैं तो कभी आप देखोगे 40-50% का करेक्शंस कर दिया जाता है स्टॉक्स में। और ये एक साइकिल चलता है हमेशा, आप मार्केट में देखोगे कि ये साइकिल हमेशा हर एक स्टॉक्स के साथ चलता है। कभी आप देखोगे, और जनरली उस स्टॉक्स में तो कभी इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहिए जो हर एक पब्लिक के मुंह मुंह पे आया हुआ है, राइट। सबसे सुनोगे इसमें लगा दो ऊपर जाएगा, ठीक है। अब सोच लो उस स्टॉक के दिन पूरे हो गए हैं, वो एटलीस्ट वहां से 2 to 3 years मार्केट वहां से उस लेवल्स पे जो पैसे अपर लेवल्स पे लगाए हैं उनके लिए वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बन जाते हैं। और जनरली मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं होता है, सब एक तरीके का हुआ है। यदि आप मान लो किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको नियर बाई 5-6 मंथ में 70-80% रिटर्न दे दिए, आप क्यों रुके रहोगे उसमें। यदि आप मार्केट को 1-2 ईयर से ट्रैक कर रहे होंगे डेली तो ये चीज़ देखे हो ना कि मार्केट भागता है, वो 30-40-50% भागेगा, और कब भागेगा ये कोई नहीं जानता, राइट। तो आप लोअर लेवल्स पे हमेशा जब भी मार्केट में पैनिक मोड हो उस समय आप इन्वेस्टमेंट करो, और जब सब चीज़ अच्छा चल रहा हो तो सेलिंग होकर साइड हो जाओ, राइट। क्योंकि बड़े प्लेयर्स को हमेशा वॉल्यूम चाहिए होती है, उसमें ट्रैप कौन होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स। तो ये आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए, राइट, कि जब भी किसी स्टॉक्स में आप सबके थ्रू सुन रहे हो कि इसमें एंट्री करनी चाहिए, स्पेशली जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप वाले आपको डूबने नहीं देंगे। और यदि आप रिलायंस टीसीएस जैसी कंपनियों पे पैसा लगा रहे हो तो आपको यदि उन पे भरोसा नहीं है तो आप क्या हो उनके सामने, राइट, जो 100 ईयर से मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं। तो अच्छी कंपनियों में पैसा लगाओगे रिटर्न्स कम मिलेगा, राइट, लेकिन वो सेफ होता है और इतना तो रिटर्न्स दे देता है। जैसे सपोज करो मैं एज एग्जांपल रिलायंस का लेता हूँ। रिलायंस जो था नियर बाई जब मार्केट क्रैश किया था तो उस समय इसकी वैल्यू 1500 के आसपास चल रहा था, और जब मार्केट क्रैश किया था तो ये लगभग 880 के आसपास आ गया था, राइट। पर यहाँ से यदि आप रिटर्न्स देखोगे तो लगभग ये अपने जो कोरोना में क्रैश से पहले से यदि उस टाइम से यदि आप कैलकुलेट करोगे
लेवल 77 to 80% का रिटर्न आपको विद इन 1 ईयर्स दे दिया था, राइट। उसके बाद ये मार्केट लास्ट 2 ईयर्स से सेम पोजीशंस पे लगभग अटका हुआ है, राइट। लगभग आप 2000 to 2300 के रेंज में, 2400 के रेंज में ये घूम रहा है। तो कभी भी देखो किसी स्टॉक्स में यदि रैली आया है बहुत तेजी, ठीक है, तो आप इसके लिए रेडी रहो कि वो नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स तक आपको वहां पे परेशान करके रखेगा। उसके बाद जो सपोज करो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं 2500 पे, 2600 पे, उनको पेशेंसली इस मार्केट में वेट करना चाहिए और एवरी डिप्स पे आप बाई करो, क्योंकि रिलायंस डूबने नहीं जा रहा, ठीक है। और ये कोई नहीं जानता कि जब रिलायंस रैली करेगा तो यहाँ से एटलीस्ट एफएनओ स्टॉक्स का ये जनरली ऐसा देखा जाता है कि जब वो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है तो एटलीस्ट वो 45 to 50% का तो रैली देता है, लेकिन वो डायरेक्ट एक बार में नहीं देगा। वो अपने सपोज करो वो 2600 से 27 गया, फिर वो 23 24 आएगा, फिर वहां से 28 जाएगा, राइट। फिर वहां से देखोगे 26 के वैल्यू को टच करेगा, फिर अचानक देखोगे 3200 प्लस चला गया, है ना। और उस बीच में लोग पैनिक होकर निकल जाते हैं। तो ये चीज आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए कि जब अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो जब मार्केट में जब सब बैरिश हो ना, उस समय स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करो, उसमें आपको सबसे अच्छा खासा रिटर्न्स मिलेगा। मेरे कुछ क्लाइंट से मैं हमेशा देखता हूँ कंप्लेन, सर मेरा स्टॉक एंड पोर्टफोलियो डाउन में है, या डाउन में। और यदि आप पूछो आपका प्लान क्या है, तो मैक्सिमम लोग ये बताते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। या जब लॉन्ग टर्म से तो 1 2 महीने में मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, उससे आपको क्या प्रॉब्लम है। मार्केट तो ऊपर नीचे होगा ही, उसका नेचर से, राइट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टॉक को देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कोल इंडिया। यदि आप कोल इंडिया के चार्ट्स पे जाओगे और इसका जो उससे पहले इसका डिविडेंड यील्ड 7.36 है, ठीक है। एटलीस्ट ये आप एफडी जो करवा रहे हो ना उससे बेटर है ये। अब प्लस इसमें एक चीज क्या है कि आपको रिटर्न्स भी अच्छे प्राप्त हो सकते हैं। जैसे यदि मैं कोल इंडिया के चार्ट्स को यहाँ पे देखूं तो कोल इंडिया का भी करंट पोजीशन क्या चल रहा है। देखो यदि आप कोल इंडिया के चार्ट्स को देखोगे तो यार 2021 में ये 110 रुपीज पे चल रहा था, राइट। और देखो 2023 मतलब 22, आज तो शुरू ही हुआ है 23, इसमें ये 260 का हाई लगाया है, राइट। और यदि आप देखोगे फ्रॉम द बॉटम्स, राइट, ये कितने परसेंट का रिटर्न दिया, 136%। क्या चीज में मिल जाता है बता दो, है ना। और पेशेंसली प्लस साथ में आपको डिविडेंड्स मिल रहे हैं इसमें 7.06 क्या है इसका डिविडेंड, हाँ 36 का जो डिविडेंड यील्ड है, एंड प्लस 137% रिटर्न्स। कहाँ पहुंच गया नियर बाई। और किस स्टॉक्स में ऐसे मिलते हैं जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी के साथ, और देखो ये आप मार्केट में हुआ सुनते हो ना, मार्केट इज अनप्रेडिक्टेबल एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ भी कर रहे हो आकर के मार्केट में सोचो कि पैसे डाल के बना लो, तो यार कभी सोचे हो कि जो इसमें आप एफआई एंड डीआई का नाम सुने हो, है क्या, तो कौन होते हैं वो लोग। दे आर द टॉपर्स ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज, राइट। और आप सोच रहे हो, और एटलीस्ट 15 to 20 ईयर्स एक्सपीरियंस होने के बाद ही उन्हें फंड मैनेजर्स बनाया जाता होगा किसी कंपनी का। आप क्या सोच रहे हो, आप जस्ट कुछ स्टडी करके आए और एबीसी पढ़ लिए, मार्केट में पैसा लगा दोगे, आप वहां पैसे बना लोगे। चूतिए हैं वो लोग, राइट, जो 15 20 ईयर्स स्पेंड करने के बाद उस मार्केट को हिला रहे हैं, है ना। तो हर एक चीजों में टाइम देना पड़ता है, और कभी मार्केट में फास्ट पैसे बनाने के बारे में मत सोचो। हाँ, एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स प्राप्त करने के बारे में सोचिए कि इतना आना चाहिए, राइट। यदि आप मार्केट से 20% भी निकाल रहे हो यार, कहाँ मिलते हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है, ज़्यादातर ये एफएनओ वाले की प्रॉब्लम्स होती है, मार्केट में आए, उन्होंने देखा 5 10 हज़ार लगाया तो 2 3 हज़ार बन गया, एक दिन में उन्हें 20% मिल रहा है, वो खुश नहीं है ना। और वो तुरंत मिल जाता है। उन्हें क्या चाहिए कि उनका पैसा एक दिन में डबल, तो आप देखते हो वो जिंदगी भर डबल ही होते रह जाते हैं। 70% तो ऐसे क्विट मार देते हैं मार्केट को, और फिर मार्केट में ये बोलते हैं कि यार मार्केट में पैसे नहीं बनते। कैसे बनेंगे भाई, आपने कितना टाइम स्पेंड किया उसे सीखने के लिए। तो ये चीज आप अपने माइंड में रखिए कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है ना, तो एक रूल्स बस फॉलो करो। जब पूरी दुनिया सेलिंग्स मोड में है ना,
तो आप वहां पे बाइंग करो। और ये चीज का वेट तो कभी मत करो कि लोअर कब लगेगा और सबसे नीचे आप बाय करोगे। ये वही लोग करते हैं जो मार्केट को ऑपरेट कर रहे हैं, जिनके पास पैसों की ताकत। यदि आप में भी 1-2 लाख करोड़ से मार्केट में डेली ट्रेड करने की क्षमता है तो आप वो चीज करो, है ना। पर हाँ, एक ये कैलकुलेट करके चलिए, जैसे कुछ इंडिकेटर्स आते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कि चलो ठीक है यार, आज से 5 साल पहले कंपनी की वैल्यू ये थी, तो यदि उसका आप उसका यदि पेनल स्टेटमेंट देखोगे, कंपनी यदि इस रेट से, वहां पे तो सारा चीज दिया रहता है कि कितने परसेंट रेट से कंपनी ग्रोथ कर रही है, आगे आने वाले फ्यूचर्स का अनुमान क्या है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप वैल्यू कैलकुलेट कर लो कि हाँ ये आइडियल वैल्यू है, राइट। अब मार्केट में भी वहां से 5-10% और नीचे चला जाए, तो इस चीज के चक्कर में कभी मत रहो कि मार्केट के बॉटम पे आप खरीद लोगे और टॉप पे सेल करोगे, कोई नहीं कर पाता, राइट। और आप तो रिटेल ट्रेडर हैं एंड मार्केट में न्यू हैं, तो इस चीज को हमेशा माइंड में रखिए कि ठीक है, मान लो कि एजे कोल इंडिया में कि अभी 226 चल रहा है, तो जब इसने एक बार रैली दे दिया है मार्केट में ना, तो ये अब नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए ना, एटलीस्ट 2 इयर्स के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बनाने वाला है, राइट। आप देखो यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा दिख रहा है ये चीज कि मार्केट 200 एटलीस्ट जहां से ब्रेकआउट दिया था ना, नेक्स्ट टाइम 170 के लेवल्स को तो टच करेगा, है ना। तो ये चीज आपके माइंड्स में हमेशा होना चाहिए मार्केट में जब भी आप आ रहे हो, ठीक है ना, कि जब कोई भी स्टॉक रैली कर गया है 100%, 200%, तो वो नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स आप उसमें घुसो मत। तो कितनी भी अच्छी कंपनी हो, वो कहीं नहीं जा रहा है। यदि उस रेट से भागता ना, तो मार्केट में एनएससी कब से ट्रेडिंग हो रहा है, राइट। उस अनुसार तो मार्केट में सबकी वैल्यू 3,000-4,000% होनी चाहिए थी, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो ये चीज आप अपने माइंड्स में हमेशा रखिए। तो चलिए, कोल इंडिया पे हम लोग थे, और फिर नेक्स्ट स्टॉक उसके बाद देख लेते हैं पावर ग्रिड, ठीक है। और मैं पीएसयू सेक्टर्स इसलिए चुना हूँ कि ज़्यादातर ये स्टॉक्स स्टेबल्स होते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा लॉसेज भी नहीं देंगे। और इस पे एक चीज़ तो है, चलो यार गवर्नमेंट सेक्टर्स से बिलोंग कर रहा है, तो एटलीस्ट इसमें पैसे तो डूबेंगे नहीं। हाँ, आप लॉन्ग टर्म्स के लिए ले रहे हो, तो डिप्स जब भी मार्केट में आए तो आप इसमें बाय करते रहो। पावर ग्रिड का जो डिविडेंड है वो 6.26 का है। इसके हम लोग चार्ट्स पे एक बार नजर डाल लेते हैं। कोल इंडिया में अभी इन्वेस्टमेंट मत करना करंट लेवल्स, ठीक है ना, क्योंकि ये स्टॉक्स जो है अभी बहुत करेक्शंस देगा। हाँ, आप ये प्लान लेकर के चलो, चलो नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए, तो करो इन्वेस्टमेंट, और एक बार में नहीं करने हैं। सपोज करो इफ यू हैव 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, ठीक है ना, और बेरिश मार्केट, अभी तो मार्केट बुलिश मोमेंटम में है, ठीक है, तो उस बेरिश मार्केट का वेट करो, और जब भी आपको लगे कि मार्केट नीचे आ गया है, राइट, उसके बाद ये चीज मान के चलो कि मार्केट वहां से और भी, जब आपका जो बिलीव सिस्टम है ना, जब उसमें ये चीज आए ना कि अब कितना गिरेगा, ठीक है ना, उसके बाद थोड़ा और पेशेंस रख लो, ठीक है ना, कि थोड़ा और गिरेगा ही गिरेगा। और जहां आप सोच रहे हो ना कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहां से लेकर चलो 5-10% करेक्शन दे सकते हैं, और वो कौन देते हैं, वो देते हैं बिग प्लेयर्स, उन्हें एंट्री चाहिए होती है, और तब तक उनको एंट्री और अच्छी क्वांटिटी नहीं मिल सकती जब तक वो एक किसी पार्टिकुलर लेवल्स को ब्रेक नहीं करते, जहां पे रिटेलर्स भागते हैं भेड़िए की तरह, है ना। उन्हें क्वांटिटी चाहिए, वो तो डराएंगे ही आपसे। बहुत लोग रहते हैं फियर्स में, हाल में जैसे जो चल रहा था रशिया यूक्रेन वाला युद्ध, लोग पैनिक होकर सेलिंग कर रहे हैं। यार सिंपल है, परमाणु बम यदि गिरा तो तुम रह के क्या करोगे, तुम नहीं रहोगे, मार्केट कहाँ रहेगा। और उस समय यदि लोअर लेवल्स पे आपको मिल रहा है तो डर लग रहा है, हायर लेवल्स पे आप खरीदना नहीं चाहोगे, सोचोगे कि ओवर वैल्यूड हो गई, है ना। बीच में लोग कंफ्यूजन्स में ही रहते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, तो खरीदोगे कब। तो ये चीज माइंड्स में हमेशा नोट डाउन करके चलिए, ठीक है, कि मार्केट का आप बॉटम्स और जो हाई होता है वो कभी नहीं पकड़ सकते, ठीक है। हाँ, कभी संजोग से हो सकता है कि आप एक आध स्टॉक्स में एकदम बॉटम पे एंट्री कर गए, वो भी लक की बात होती है। हाँ, आप इस जोन में रहिए, चलो ठीक है, ये मेरा जोन है, यहाँ मैं एंट्री करूंगा। और मार्केट में एक चीज होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, राइट, कि आप किस प्रकार से, मान लो यदि आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किया है फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स, आपने सोच कर चला है, चलो ठीक है यार, इसमें यदि मेरा 10% लॉस हुआ तो मैं इसमें एग्जिट कर जाऊंगा, कोई भी स्टॉक्स हो,
ठीक है, अब आप उसमें स्टॉप लॉस डेफिनेटली यूज कीजिए यदि आप स्मॉल टाइम पीरियड के लिए कर रहे हो, राइट। और दूसरा जो होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट स्टॉप लॉस, कि आप किस लेवल्स पे मार्केट से एग्जिट कर जाओगे एकदम। जैसे सपोज करो आपने बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स देखे होंगे जो आज से 3-4 साल पहले 5 साल पहले के वैल्यू 1000 या 4 to 5 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, राइट। और इसमें सबसे अच्छे एग्जांपल्स में आपके आएंगे यस बैंक, राइट। अभी जिस प्रकार से आज से अभी जिस प्रकार से वैल्यू HDFC बैंक की है ना, तो 5 साल 6 साल पहले यस बैंक का भी एक बहुत अच्छा नाम था, लोगों की भी बहुत इसके जो इमेज थे, आपने देखा जब इसमें घोटाला हुआ, राइट। तो अभी ये स्टॉक्स की प्राइस वैल्यू कितनी चल रही है, कभी 350 360 पे ट्रेड करने वाला स्टॉक आज 20 रुपीज पे चल रहा है, राइट। तो ये कभी मत सोचो कि हाँ मार्केट में ये स्टॉक से और कितना नीचे जाएगा। हाँ, एक चीज रखो कि कोई भी स्टॉक से यदि ग्लोबल कारण के कारण, ग्लोबल रीजन्स के कारण नीचे आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इन्वेस्टमेंट करो। पर यदि किसी स्टॉक के पर्सनल रीजन्स के कारण वो स्टॉक्स नीचे आ रहा है, भाई उसका कोई भरोसा नहीं वो कहाँ तक जाएगा। आप देख लो, यदि आप इसका चार्ट देखोगे 2019, राइट, यदि आप देखोगे तो इसकी वैल्यू कहाँ चल रहा था, यदि आप देखो इसका हाई है 404 का यस बैंक का 18 में, और अभी ये स्टॉक्स 20 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है और इस स्टॉक्स ने 5 रुपीज का लो लगाया है एटलीस्ट। तो क्या हालत हुई होगी जो यहाँ 280 240 पे बाय करके बैठे हो, एटलीस्ट उनका पैसा खत्म हो गया। तो वो भी स्टॉक्स में अब ये कितनी चांसेज और कितने इयर्स लगेंगे इस लेवल्स पे पहुंचने के लिए, कि आप जानते हो डिस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा तेजी से होता है। और ये पता ही होगा जो यस बैंक्स में घोटाले हुए थे उस टाइम पे मार्केट कितनी बैडली तरीके से टूटा है। तो टेक्निकल्स की तो नॉलेज होनी मार्केट में बहुत ज़्यादा जरूरी है, फंडामेंटल से ज़्यादा मार्केट में टेक्निकल वर्क करता है। और जो चीज़ आपको मार्केट में प्राइस एक्शंस बताएगा उससे बेटर कुछ नहीं है। और यदि आप जो सुनते हो ना फंडामेंटल्स एनालिसिस एंड ऑल, तो चोचले हैं मार्केट के, ठीक है ना। आप देखो कितने फंडामेंटल्स कंपनी, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ करंट में JMC प्रोजेक्ट, यदि आप इसका जाकर के चार्ट्स देखोगे और इसका आप एवरी ईयर रिजल्ट्स एंड ऑल सारे चीज़ों को देखोगे, तो ये स्टॉक्स ना पिछले 2018 में जहाँ था ना वहीं अभी पहुंचा है। और कंपनी में एवरी ईयर्स और हर एक साल, हर एक लगभग एवरी क्वार्टर्स के जो रिजल्ट्स मिलते हैं उसमें कंपनी के पास बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं, लेकिन स्टॉक्स अभी यहीं पे अटका हुआ है ना। अब सपोज करो जो 2018 में इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा, अभी उसके जस्ट बाइंग प्राइस पे आया है, वो क्या है रुकेगा? ऑलरेडी मार्केट इतना फियर क्रिएट कर देता है कि आप कभी रुकोगे तो सोचोगे कि चलो ठीक है जो लगा हुआ था एटलीस्ट वो पैसा तो वापस आ गया। लेकिन ये तो गारंटी है कि स्टॉक यदि अपने ऑल टाइम हाई को रिटेस्ट करने के लिए आया है इतने दिनों के बाद, तो ये स्टॉक डेफिनेटली 300 की लेवल तक तो आराम से जाएगा, राइट। और जितने आपने 5 इयर्स वेट किए ना, मार्केट के 2 मंथ्स के मूवमेंट्स वो सारी चीज़ों को कवर कर देते हैं। यदि आप 20-30% पर ईयर के रिटर्न से भी कैलकुलेट करोगे, मैक्सिमम स्टॉक्स अब सही लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, ठीक है। लेकिन आप देखो जनरली आप निफ्टी के, मैंने डाला हुआ है वीडियो रिलेटेड टू निफ्टी मूव फ्रॉम द 2000 टू 2022, लगभग जून जुलाई के लेवल्स तक का कैलकुलेट किया हुआ है कि जितना मार्केट ने 1 ईयर्स में मूवमेंट दिया है ना उस पूरे पर्टिकुलर टाइम में, राइट, उतना वो रिमेनिंग 19 ईयर्स में मूवमेंट दिया है। तो आप मार्केट में वॉलेटिलिटी के साथ बैठे रहो। मार्केट को टाइम नहीं किया जा सकता और कोई नहीं कर पाता मार्केट को टाइम, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट्स के नज़रिए से हैं आए हैं मार्केट में, आप ये रखो चलो शेयर अच्छा है, अपने लो लेवल्स पे बाय किया है, आपको अपना स्टॉप लॉस डिफाइन होना चाहिए। ये चीज रख करके आप मार्केट में एंट्री कीजिए। और यदि आप ये पर्सपेक्टिव से आए हाँ चलो टारगेट यहाँ मिलेगा, मे बी टारगेट नेक्स्ट 10 डेज में आपको प्राप्त हो जाए, कभी ऐसा होगा नेक्स्ट 5 इयर्स भी आप उसमें बैठे रह जाओगे, है ना। तो आपको ये चीज देखना चाहिए कि जनरली कंपनी के चार्ट्स किस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं, कितने ईयर्स के बाद कंपनी मोमेंटम्स देती है, और ऑल टाइम हाई लगाने के बाद कंपनी कितना ईयर्स जो है वो उस लेवल पे कंसोलिडेट करता रहता है। आप सोचते हो कि स्टॉक्स क्यों नहीं करंटली भागता है, कैसे भागेगा? उन्हें चाहिए होती है क्रोस ऑफ क्रोस क्वांटिटी, है ना। आप एक दिन में तो बाय नहीं कर सकते,
ठीक है, उतना क्वांटिटी भी ट्रेड बहुत सारे पर्टिकुलर स्टॉक्स में नहीं होता, और उसमें भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स होता है जो प्रमोटर्स के पास शेयर्स होते हैं, डिफरेंट जो एच एन आई क्लाइंट्स जो होते हैं उनके पास शेयर्स होते हैं, वो डेली बाय सेल तो कर नहीं रहे हैं। अब बाकी रहे किसी स्टॉक्स में डेली जो ट्रेड्स होते हैं जो शेयर्स, तो यदि मैं उनका बात करूं तो वो लगभग, यदि आप बहुत अच्छे से कंपनियों में देखोगे, 6 to 7 8 करोड़ शेयर्स पर डे ट्रेड होते हैं, है ना। और किसी बड़ी कंपनियों को ऊपर ले जाने के लिए एटलीस्ट जो भी मार्केट्स में शेयर्स हैं उसका एटलीस्ट 10% 15% किसी एक रिटेलर्स, मतलब जो भी बड़े प्लेयर्स हैं उनके पास वो क्वांटिटी चाहिए, तभी तो वो मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि प्रमोटर के तो शेयर वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट होते हैं। प्लस प्रमोटर्स ये भी बहुत सारी बेईमानी आप मार्केट में देखते हैं कि वो करते क्या है, खुद का तो सपोज करो कि शेयर स्टॉक्स में उनकी हिस्सेदारी 40-45% से 10-15% वो अपने रिश्तेदार के तो बाय कर लेते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन तो कहीं लीक होती नहीं है, और उससे वो 10-15% से मार्केट को ऑपरेट कर रहे हैं, वो जान रहे हैं कि मेरे पास इतना परसेंट है, वो तो सेफ है मार्केट में। तो जो भी प्लेयर्स मार्केट में एंट्री करके किसी स्टॉक्स को ऊपर लेके जा रहे हो, उनके माइंड में ये चीज क्लियर होता है, राइट, कि एटलीस्ट मार्केट में आपको 10 to 15% के बीच आपको शेयर्स रखने पड़ेंगे अपने पास, जब आपको मार्केट अपने अकॉर्डिंगली मूव करवाने हैं किसी डायरेक्शन में और किसी से पंगे लेने हैं तो इसमें टाइम लगते हैं, उनकी प्लानिंग होती है नेक्स्ट 1-2 ईयर्स में कि किसी स्टॉक को मुझे इस लेवल पे बाय करके इतनी एवरेजिंग मुझे रखना है, राइट। तो उसमें प्लान लगते हैं, और जो बाय करके ऊपर लेकर गए हैं यदि अपर्स लेवल पे वो सेलिंग कर रहे हैं, एक दिन में तो सेल कर नहीं सकते सारे, राइट, वो स्लोली स्लोली सेल करते हैं कि अपर लेवल्स पे उन्हें जो अच्छी प्राइस पे उनकी क्वांटिटी सेल हो, तो स्मॉल सेलिंग्स लगा के रखते हैं, उसी को हम लोग मार्केट में कंसोलिडेशन पेज करते हैं कि स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है किसी पेज में। क्लियर है ये चीज। तो चलिए, जो नेक्स्ट स्टॉक है रिलेटेड टू दिस, तो हम लोग देख लेते हैं, हम लोग कहाँ थे, जेएमसी हाँ, पावर ग्रिड पे थे। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है हिंद पेट्रो, इसका डिविडेंड यील्ड 6.12 का है, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है जो एनटीपीसी है। एनटीपीसी जो है आई थिंक एंट्री के लिए परफेक्ट लेवल्स पे है या नहीं, वो हम लोग देते हैं। हिंद पेट्रो में आप इग्नोर करना, अभी इन्वेस्टमेंट करना। यदि हम लोग एनटीपीसी के चार्ट्स को देखें तो हाँ, एनटीपीसी का चार्ट अभी 166 पे चल रहा है, राइट। देखिए क्या होता है मार्केट, यदि आप देखे होंगे लगभग कोरोना का जो क्रैश हुआ था, एनटीपीसी के वैल्यू कितना आ गया था, यदि आप देखोगे यहाँ पे कहाँ गया, 2021 में यह स्टॉक 78 रुपये चल रहा था, राइट। और हाँ, 78 रुपीज 80 रुपीज के आसपास चल रहा था, और यहाँ से इस स्टॉक्स ने लगभग अपने जो हाई लगाए हैं वो लगभग 175 रुपीज का लगाया है, और वो अभी 166 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। यदि आप इसे ट्रेंड लाइन्स ये चार्ट्स पे ड्रॉ किए गए हैं, यदि आप इसका देखोगे, जो इसका सपोर्ट लेवल्स है वो 150 के जोन में 153 के आसपास आ रहा है, तो आप वेट कीजिए स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के लिए, राइट। यदि यहाँ से अराउंड 10% और करेक्ट हो जाए स्टॉक्स, तो आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो आपको लगभग एक अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त होगा, प्लस आपको डिविडेंड्स मिल ही रहे हैं, तो इस चीज़ का आपको माइंड में हमेशा ध्यान रखना है। क्लियर है। तो मैंने पीएसयू सेक्टर से 9 स्टॉक्स आपको दिए हैं, ठीक है, और ये चीज बता दिया कि आपको किस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने हैं, ठीक है, और आपका रिटर्न्स कितने परसेंट का हो सकता है। तो और बीच में मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में हमने डिस्कशंस किया। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि यदि आप 2023 के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो हमारा एक वीडियो है रिलेटेड टू 2023 बेस्ट स्टॉक करके, वो वीडियो भी दिया गया है, और मैंने वहाँ पे ये चीज मेंशन किया था कि लगभग 20% तो शॉर्ट रिटर्न मिलेगा ही, राइट। तो जब वीडियो मैंने जिस दिन बनाया था उसके नेक्स्ट डेज ही मार्केट ने अराउंड जो है लगभग 13 to 14% रिटर्न मार्केट में दे दिया था। तो यदि आप अभी देखोगे तो कैलकुलेट करोगे जिस वहाँ जो भी प्राइस दिया गया है, तो मार्केट में लगभग 22 to 23% प्लस का रिटर्न अभी दे चुका है। तो ये चीज़ आपके माइंड्स में क्लियर होना चाहिए कि जो भी स्टॉक्स यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, आप मेरे प्रीवियस परफॉर्मेंस को भी देखें कि वहाँ पे एटलीस्ट वहाँ पे मिनिमम लेकर चलता हूँ, चलो इतना परसेंट से, और जो भी स्टॉक्स में रिस्क ज़्यादा होते हैं उस स्टॉक को मेंशन नहीं करता, ठीक है। तो
बाकी इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस का यूज डेफिनेटली कीजिए यदि आपको मार्केट में बने रहना है। ये कभी मत सोचो कि अब मेरा स्टॉप लॉस सेट करके मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है ना, तो वहाँ पे कोई बुरी बात है नहीं। मार्केट में हो तो स्टॉप लॉस हिट होंगे, टारगेट हिट होंगे, इसकी आपको आदत होनी चाहिए और मेंटली प्रिपेयर रहो। आप माइंड मार्केट में आए हो तो हर एक चीज़ पॉसिबल से है, ठीक है। आप 5 वाले स्टॉक्स को 500 भी जाते देख रहे हो और 500 वाले को 5 रुपये जाते भी देख रहे हो। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी सेफ्टी रखने वाली बात है कि आप कितना लॉस झेल सकते हो, वो चीज़ माइंड में लेकर के चलिए, ठीक है। कुछ नहीं आता, एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड करो, सेफ रहोगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं।